हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कूलाम नियम के विषय में। इस बार हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कूलाम नियम के सदिश स्वरूप के बारे में। तो कूलाम नियम का सदिश स्वरूप क्या है, इसके लिए हमने जो है दो अक्ष लिए हैं, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। एक है एक्स अक्ष और दूसरा है वाई अक्ष, और दोनों अक्षों को मिलाने वाली जो रेखा है, जहाँ पर दोनों अक्ष मिलते हैं वो बिंदु है मूल बिंदु। तो हमने कोई दो स्थिर बिंदु आवेश लिए हैं Q1 और Q2, जिनके परिमाण आपस में क्या है, जिनकी प्रकृति बराबर है। यदि ये प्लस है तो ये वाला भी प्लस होगा, और यदि ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा। अर्थात Q1 और Q2 जो दो आवेश हैं वो किस प्रकृति के आवेश हैं, समान प्रकृति के आवेश हैं। अब आपने ये भी पढ़ा था कि जो समान प्रकृति के आवेश हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। तो यदि Q1 और Q2 दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तो वे एक दूसरे पर प्रतिकर्षण लगाएंगे, अर्थात एक दूसरे को एक दूसरे से दूर भगाएंगे। यदि दो आवेश इस तरह से लाए जाएंगे तो ये भी, यदि उस प्रकार धनात्मक प्रकृति का आवेश है तो ये भी धनात्मक आवेश होगा। तो दोनों को नजदीक लाने पर दोनों एक दूसरे को एक दूसरे से दूर खींचेंगे। तो इस प्रकार जो आवेश Q1 है वो Q2 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी अपने से दूर भगाएगा। उसी प्रकार Q2 आवेश Q1 आवेश पर धक्का मारेगा या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इस बल की दिशा क्या होगी, बल की दिशा इस ओर होगी, क्योंकि इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी धकेल रहा है Q2 आवेश, तो ये होगी। और Q1 आवेश इस पर जो प्रतिकर्षण बल लगा रहा है उसके कारण आरोपित बल क्या हो जाएगा, ये F हो जाएगा। तो माना मूल बिंदु के सापेक्ष आवेश Q1 का जो स्थित सदिश है वो है वेक्टर R1, और Q2 का स्थित सदिश है वेक्टर R2। अब Q1 और Q2 के बीच का हमको स्थित सदिश ज्ञात करना है, तो Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश होगा ये Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R2 होगा, और इसका परिमाण होगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मॉड्यूलस। इसी प्रकार आवेश Q1 से और आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश होगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इस दूरी का परिमाण होगा मॉड्यूलस वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। और इस हमने पिछले वर्ष जो है वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी सदिश का जो मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात जो परिमाण वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का होगा वही परिमाण वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होगा। अर्थात परिमाण में मॉड्यूलस R1 माइनस R2 बराबर होगा वेक्टर R2 माइनस R1 के। अब वेक्टर जो है ये आवेश Q1 के कारण इस पर जो बल लगेगा वो होगा वेक्टर F, और चूंकि ये जो है Q1 के कारण Q2 पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, अतः यह प्रतिकर्षण बल होगा वेक्टर F21। और इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा वो वेक्टर F12 होगा। अब इस प्रतिकर्षण बल की दिशा क्या होगी,
इस प्रतिकर्षण बल की दिशा होगी, इसको हमने पिछले बार पढ़ा था, इसको कहते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश। तो इसका ये होगा R21 कैप। क्या पढ़ेंगे इसको? R21 कैप। चूंकि ये आवेश Q2 के नज़दीक है और इस बल की दिशा बता रहा है, इसकी दिशा होगी R21 कैप। इसी प्रकार F12 वेक्टर की दिशा क्या होगी? कैप R12, कैप R12। तो इस प्रकार कूलाम नियम से क्या होगा? F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान R², ये हमने पढ़ा था। तो उसी नियम से क्या हो जाएगा? F21 वेक्टर बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान R21 वेक्टर R21 और इसका स्क्वायर इंटू, अब इसकी दिशा, इस बल की दिशा भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हम इसको जो है सदिश रूप में निरूपित कर रहे हैं। तो इस बल की दिशा क्या होगी? कैप R21, ये हो जाएगी इसकी दिशा। अब आपने पिछले साल जो है सदिश विश्लेषण वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि कैप N बराबर होता है वेक्टर N अपान वेक्टर N मॉड्यूलस। तो इसी प्रकार से कैप R21 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R वेक्टर R21 अपान मॉड्यूलस वेक्टर R21, ये होगा। तो R21 को हम क्या लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा वेक्टर F21 बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान R21 है तो इसकी दूरी क्या है? Q1 से Q2 के बीच की दूरी R2 माइनस R1। तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड्यूलस। अब इसका होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर इंटू, अब कैप R21 बराबर हमने इस सूत्र से ये निकाला तो ये हो जाएगा वेक्टर R21 माने वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपान मॉड्यूलस वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये तो ये हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस R1 अपान मॉड्यूलस वेक्टर R2 माइनस R1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे वेक्टर F21 बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान मॉड्यूलस R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब चूंकि गुणा में समान घातें जुड़ जाती हैं तो ये और ये समान हुई तो ये 2 घात और इसकी कोई घात नहीं है तो 1 घात, 2 घात और 1 घात कितनी हो जाएगी? 3 घात इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये वाला।
इसको हमने कहा समीकरण नंबर 1। अब वेक्टर F12 की बात करें तो ये बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 अपान R12 का वेक्टर R12 का स्क्वायर इंटू कैप R12। ये कैप R12 क्यों लिखा? यही इस बल की दिशा दर्शाता है। तो यही सूत्र फिर लग जाएगा, n कैप बराबर वेक्टर n अपान मॉड्यूलस वेक्टर n, अर्थात वेक्टर R12 इक्वल कैप R12 इक्वल वेक्टर R12 अपान मॉड्यूलस वेक्टर R12। इसको हम क्या लिख सकते हैं? R1 माइनस R2 वेक्टर अपान मॉड्यूलस वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो ये हो जाएगा वेक्टर F12 बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 मॉड्यूलस का स्क्वायर इंटू कैप R12 की वैल्यू, तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपान मॉड्यूलस वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये हो जाएगा। अब ये और ये समान पद हैं तो इनकी घातें जुड़ जाएगी, इसकी 2 घात और इसकी 1 घात। तो ये हो जाएगा वेक्टर F12 इक्वल K इंटू Q1 Q2 अपान मॉड्यूलस वेक्टर R1 माइनस R2 इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये हो गया। अब ये तो इसके बराबर तो ये हो जाएगा, ये हमने बताया है ना कि मॉड्यूलस जो है किन्हीं भी वेक्टर के बराबर होते हैं, उनका परिमाण बराबर होता है, चाहे वेक्टर R1 माइनस R2 का हो चाहे R2 माइनस R1 का हो, इनका मॉड्यूलस या परिमाण क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ ये तो बराबर हो जाएगा, परंतु इसका जो इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को पीछे कर देंगे। तो ये इसमें से हमने इसमें से ध्यान रहे केवल इसमें से हम ऋण चिन्ह कॉमन ले रहे हैं, इसका मान तो इसके बराबर है ही, तो ऋण चिन्ह कॉमन लें तो क्या होगा? माइनस K इंटू Q1 Q2 अपान मॉड्यूलस वेक्टर R2 माइनस मॉड्यूलस वेक्टर R1। इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है इस तरह से, और इसको माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा। तो आगे लिख लेते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये हो गया। ये समीकरण 1 का प्रारूप हो गया। हम केवल माइनस चिन्ह लिख लें और इसके बाद इसके जगह समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं? F21 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर F12 बराबर माइनस
और ये वेक्टर F21 किससे हो गया? समीकरण 1 से। अर्थात ये क्या बताता है कि किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाले बल, जो बल है, चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, उनका परिमाण क्या होगा? बराबर होगा, परंतु माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि उनकी दिशा जो है वो विपरीत होगी। अब ये देख लीजिए, इसमें Q1 के कारण Q2 पर जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसकी दिशा है वेक्टर F21, और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल वेक्टर F12, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो ये क्या लिया है? समान आवेश लिया है तब दिशाएं विपरीत हैं। यदि विपरीत आवेश लें तो मान लीजिए यदि ये आवेश ऋणात्मक होता Q1 आवेश, और Q2 आवेश क्या होता? धनात्मक होता। ये आवेश धनात्मक और ये आवेश ऋणात्मक, तब हम जानते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये इसको Q1 जो है वो Q2 को आकर्षित करेगा, तो इसका बल हो जाएगा F12 वेक्टर, और ये Q1 को आकर्षित करेगा Q2, तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12, और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F21। दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, एक बल इधर और दूसरा इधर, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। अर्थात क्या होगा कि कोई भी जो है स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं उनका परिमाण समान होता है, परंतु उनकी दिशा विपरीत होती है। यही न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कूलाम नियम जो है वो न्यूटन के तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया नियम को प्रतिपादित करता है, सिद्ध कीजिए। तो भी आप इसका जो है सदिश स्वरूप लिख सकते हैं। बोलें?